7 महीने में यह दूसरी बार है जब मुंबई पुलिस का कोई कमिश्नर भ्रष्टाचार के मामले में फंसा है। सोमवार को ईडी ने उनसे 3 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ईडी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन मामले के मामले में भी उनसे पूछताछ की थी। सिर्फ ईडी ही नहीं, सीबीआई ने भी संजय पांडे से 100 करोड़ की वसूली वाले मामले में पूछताछ की है और यह वही मामला है जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय पांडे ने वर्ष 2001 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर आईसेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक आईटी फर्म बनाई थी। इस फर्म को एनएसई की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण ने 12 करोड़ रुपए में सिक्योरिटी ऑडिट का काम दिया। चित्रा रामकृष्ण भी इस समय जेल में है। आईसेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को एनएसई सर्वर और सिस्टम की जांच करने का काम मिला था, लेकिन ऑडिट करने के नाम पर संजय पांडे की इस प्राइवेट कंपनी ने एनएसई कर्मचारियों की फोन टैपिंग शुरू कर दी। वर्ष 2009 से 2017 के बीच यानी करीब 8 साल तक एनएसई के कर्मचारियों की निजी बातचीत एक प्राइवेट कंपनी के पास रिकॉर्ड हो रही थी और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था। पिछले कुछ महीनों में मुंबई के ही 2 पूर्व पुलिस कमिश्नर्स पर अलग अलग मामलों में गंभीर आरोप लगे हैं और केवल ये 2 बड़े अधिकारी ही नहीं, बल्कि 2003 में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आरएस शर्मा को 3000 करोड़ रुपए के फेक स्टैंप पेपर घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इस घोटाले को आप तेलगी स्टैंप घोटाले के नाम से भी जानते हैं। एक और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप है। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कहने पर इंस्पेक्टर सचिन वाजे के साथ मिलकर यह काम शुरू किया गया था। पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम प्लांट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर भी रंगदारी के आरोप लगे। इससे पहले आपको याद होगा, दया नायक और प्रदीप शर्मा जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। आने वाली कंपनी को लेकर एक ऐसे फ्रॉड का खुलासा हुआ है जिसे जानकर आपको शायद बुखार चढ़ जाएगा। आज हम इसी फ्रॉड का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण कुछ लोगों को चुभेगा भी, लेकिन हमें आपके स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने यह दावा किया है कि डोलो 650 बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए गलत हथकंडों को अपनाया था। इस कंपनी ने अपनी दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स को गिफ्ट्स देने पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए। सीबीडीटी ने यह भी बताया कि डोलो बनाने वाली कंपनी की तरफ से आयकर विभाग को रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च का जो ब्यौरा दिया गया वो भी गलत था। सीबीडीटी को छापों में कंपनी के पास से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले और इनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही 1 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना और हीरे भी जब्त किए गए हैं। सीबीडीटी के सामने 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट्स बांटने का राज तब खुला जब उन दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच हुई जिन्हें इनकम टैक्स विभाग की टीम ने माइक्रो लैब्स लिमिटेड पर पड़े छापों में जब्त किया था। आपको आज सबसे पहले यह जानना होगा कि डोलो बनाने वाली कंपनी का प्रोफाइल कौन है, क्या है, यह कंपनी कौन है। डोलो 650 को बेंगलुरु की एक दवा कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड बनाती है, जो एक स्वदेशी दवा निर्माता कंपनी है और इस कंपनी की शुरुआत वर्ष 1973 में उस वक्त के मद्रास यानी चेन्नई में हुई थी। यानी ये आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। आज माइक्रो लैब्स लिमिटेड 30 से ज्यादा देशों को अपनी दवाएं एक्सपोर्ट करती है, जिसमें यूएस, यूके, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। ये कंपनी हर साल 920 करोड़ रुपए की दवाएं एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 2700 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2009 में फार्मास्यूटिकल लीडरशिप समिट में माइक्रो लैब्स को कंपनी ऑफ द ईयर चुना गया था। वर्ष 2010 में डोलो ब्रांड को बेस्ट मैनेज्ड ब्रांड का अवार्ड भी मिला था। माइक्रो लैब्स ने अपने पैरासीटामोल ब्रांड डोलो को 650 mg की श्रेणी में वर्ष 1993 में लॉन्च किया था। तो सोचिए, इसे 1993 में लॉन्च किया गया था। पैरासीटामोल एक जेनरिक सॉल्ट होता है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दर्द और बुखार कम करने के लिए किया जाता है। अब चाहे क्रोसिन हो, कैलपॉल हो या डोलो हो, फार्मा कंपनियां अलग अलग ब्रांड के नाम से
इसी पैरासीटामोल सॉल्ट को बेचती है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले यह कंपनी हर साल डोलो 650 की 7.5 करोड़ स्ट्रिप्स बेचती थी, जो वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान बढ़कर 9 करोड़ 40 लाख स्ट्रिप्स हो गई। वर्ष 2021 में इस कंपनी ने डोलो 650 की 14.5 करोड़ स्ट्रिप्स की बिक्री की। सोचिए, 14.5 करोड़ पत्ते, यानी कोरोना से पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा। लेकिन सीबीडीटी के खुलासे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोलो 650 की डिमांड और लोकप्रियता इस दवा की गुणवत्ता से ज्यादा कंपनी की गलत और गैर कानूनी प्रचार नीतियों का नतीजा थी। डोलो ने बाकी ब्रांड्स को कैसे पीछे छोड़ दिया, एक और उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। दिसंबर 2021 में 28 करोड़ 90 लाख रुपए की डोलो टैबलेट्स की बिक्री हुई, जो दिसंबर 2020 के मुकाबले करीब 61% ज्यादा थी। जबकि कैलपॉल की बिक्री दिसंबर 2021 में 28 करोड़ रुपए की थी, जो दिसंबर 2020 के मुकाबले 56% ज्यादा थी। उसमें लिखा था, दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी कंपनी के ब्रांड्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर्स को अक्सर रिश्वत देते हैं। यह रिश्वत कैश में भी हो सकती है। इसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स, महंगे स्मार्टफोन्स और गिफ्ट्स के तौर पर भी जो है यह रिश्वत दी जाती है। ये तमाम चीजें डॉक्टर्स को ऑफर की जाती हैं कंपनियों की तरफ से। यहां तक कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टरों को नई गाड़ियां तक गिफ्ट करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को स्पॉन्सर करते हैं। इस स्टडी में यह भी लिखा है कि एक भी डील हो जाने के बाद अगर कोई डॉक्टर बिजनेस टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो दवा कंपनियां उसे नतीजे भुगतने की धमकियां भी देती हैं। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी सरकार ने दवा बनाने वाली कंपनियों को एक चेतावनी दी थी। दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस की मार्केटिंग से जुड़े नियम कायदों का पालन करने का एक आदेश दिया गया था और सरकार ने वर्ष 2016 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस नाम से एक वॉलंटरी कोड जारी किया था। इसमें कोड में लिखा था कि दवा कंपनियां किसी भी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को किसी भी तरह का कोई गिफ्ट नहीं दे सकती। यहां तक कि डॉक्टरों को किसी दवा के सैंपल पैक भी सिर्फ इतनी ही मात्रा में दिए जा सकते हैं जो 3 मरीजों की प्रेस्क्राइब डोज से ज्यादा ना हो। यहां तक कि डॉक्टर और उनकी फैमिली के किसी सदस्य को भी ना तो कोई गिफ्ट दिए जा सकते हैं और ना ही दवा कंपनी की तरफ से कोई और फेवर दिया जा सकता है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, यह नियम वॉलंटरी है, यानी यह सिर्फ एक निर्देश है, कानून नहीं है। इसे मानना वैकल्पिक है। आप चाहे तो मान भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी मान सकते। और इसीलिए इसे ना तो दवा कंपनियों ने माना और ना ही डॉक्टरों ने माना। हमारे देश में रुपए के गिरते स्तर को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रुपया गिरा तो है, लेकिन गिरने वाला वो अकेला नहीं है। कई देश ऐसे हैं जिनकी करेंसियां रुपए से भी ज्यादा तेजी से गिर रही हैं। एक डेटा आपको दिखाते हैं। जनवरी 2022 के बाद से भारतीय रुपया करीब 7% गिरा है। यह सही है, गिरा है, 7% गिरा है, 7%। जबकि ब्रिटिश पाउंड करीब 13% गिरा है। यूरो 11% से ज्यादा गिरा है। जापानीज येन में 7 महीने के अंदर ही 19% की कमी आ गई है। जापान की जो करेंसी है येन, वो तो 19% टूटी है। जबकि चीन से लेकर साउथ अफ्रीका तक की करेंसियों में भी 5 से 6% तक की गिरावट आई है। तो आप सोच लीजिए, चीन की करेंसी गिर रही है, जापान की करेंसी गिर रही है, ब्रिटेन की गिर रही है, यूरोप की गिर रही है। बस 2 करेंसी हैं जो नहीं गिर रही हैं, रशिया और अमेरिका, और ये दोनों ही इस युद्ध के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि युद्ध जो है वो एक उद्योग है और जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं इन्हें युद्ध का नुकसान कम होता है और फायदा ज्यादा होता है। अब ये समझिए कि ये रुपया गिर क्यों रहा है। दरअसल अमेरिका अपने यहां बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए बहुत तेजी से ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। वहां इस साल ब्याज दरें 1% तक बढ़ चुकी हैं अभी तक। इसका फायदा यूएस डॉलर को मिल रहा है और रुपए के साथ साथ दुनिया भर की करेंसी कमजोर हो रही है। रुपए की गिरावट का एक बड़ा कारण यूक्रेन युद्ध है। युद्ध की वजह से तेल, गेहूं, खाद्य जैसे उत्पादों के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन से इनकी आपूर्ति अब युद्ध की वजह से कम हो गई है। और जब आपूर्ति कम होती है, सप्लाई कम होती है, तो डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है। एक और वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ना है।
भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। आयात के लिए जो भुगतान हम करते हैं वो यूएस डॉलर में करते हैं, जिससे देश के अंदर डॉलर की कमी हो जाती है, कमी हो रही है और डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है। चौथी वजह यह है कि कई विदेशी निवेशकों ने भारत में अपने निवेश को कम कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 6 महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों ने भारत के बाजारों से करीब 2320 अरब रुपए निकाल लिए हैं। रुपया अगर गिर रहा है तो उसकी कई वजह हैं, लेकिन इसका आपकी जेब पर क्या असर हो सकता है ये आपको बताते हैं। क्योंकि रुपया गिर रहा है और ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये तो अर्थशास्त्रियों का सिरदर्द है या सरकार का सिरदर्द है, हमें इससे क्या लेना। लेकिन आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा अब देखिए। रुपए के गिरने के बाद अब विदेशों से वस्तुओं का आयात करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसकी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी होती है। तो जो भी सामान हम बाहर से दूसरे देशों से खरीद रहे हैं वो सारा सामान की जो पेमेंट है ज्यादातर हम डॉलर में करते हैं और वो सब महंगा हो जाएगा। रुपए की कमजोरी का असर विदेशों से आयात किए जा रहे तेल और ऊर्जा के उत्पादों पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा और आप जानते हैं जैसे ही हमारे देश में पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है किसी भी चीज की वो बढ़ जाती है, चाहे वो सब्जियां हो या दूसरी चीजें हो। रुपए का मूल्य घटने पर आप जो विदेश यात्रा करते हैं वो महंगी हो जाएगी और विदेशों में पढ़ाई करना, जो हमारे जो छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं अब उन्हें भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा। ये वर्ष 2020 और 21 में 100 करोड़ की कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में 6 फिल्में दक्षिण भारत की थी और इसमें भी 4 तेलुगु की थी। हिंदी फिल्मों के मुकाबले साउथ की फिल्मों ने 3 गुना ज्यादा कारोबार किया और अब तक इन फिल्मों को 5 राज्यों के 4441 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाता था, लेकिन अब ये देश भर में 9000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होती है। यानी हिंदी फिल्मों से भी कई बार ज्यादा स्क्रीन्स पर साउथ इंडिया की फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक कारण तो यह है कि हिंदी फिल्मों की ज्यादातर कहानियों में मौलिक विचारों की कमी दिखाई देती है। ज्यादातर डायरेक्टर्स किसी शख्सियत की बायोपिक बना रहे हैं, किसी मशहूर हिट फिल्म की रीमेक बना रहे हैं या फिर ऐतिहासिक किरदारों पर फिल्म बनाने वाले शॉर्टकट्स को अपना रहे हैं। दूसरी समस्या यह है कि हिंदी फिल्मों के एक्टर्स या डायरेक्टर्स रिस्क अब नहीं लेना चाहते। वो पुराने और घिसे पिटे फॉर्मूलों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। फिल्म के ज्यादातर एक्टर्स अपने किरदार को लेकर उतनी तैयारी भी नहीं करते जितनी जरूरत है। आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत के जो ये कलाकार हैं, जो हीरोज हैं, ये एक फिल्म पर कई कई वर्ष लगाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं उस फिल्म के किरदार के लिए, और जब वो पूरी तरह से उस किरदार के लिए तैयार हो जाते हैं, उस किरदार में वो प्रवेश कर जाते हैं, तब जाकर उस फिल्म की शूटिंग होती है। एक एक हीरो अपने जीवन के कई कई वर्ष एक फिल्म को दे रहा है। जितनी जरूरत है इसके, तो ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसके अलावा आने वाले अभिनेताओं को ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर रही है। कई बार रंग और भाषा के आधार पर भी अभिनेताओं से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार कहा था कि बॉलीवुड स्टार्स और डायरेक्टर काम तो हिंदी फिल्मों में करते हैं लेकिन बात करते हैं अंग्रेजी में, डायरेक्शन देते हैं अंग्रेजी में, जबकि साउथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां के लोग, वहां के कलाकार, वहां के टेक्नीशियंस, वहां के डायरेक्टर, वहां के लेखक अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि इस इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों ने अपनी अपनी एक लॉबी बनाकर रखी है। आप देखेंगे बॉलीवुड में हर बड़े सुपरस्टार की अपनी एक लॉबी है, वो अपने खास पसंद के लोगों के साथ ही काम करता है। ये लोग अपनी पसंद के हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लेखक के अलावा किसी और के साथ काम करना चाहते ही नहीं है।